दीदी को मोदी स्पीड ब्रेकर कहते हैं, अहंकारी बताते हैं, भगवान के नाम से परेशान होने वाला बताते हैं। वहीं दीदी भी पलटवार करती है, कभी कहती है कंकड़ पत्थर की मिठाई भेजूंगी, कभी कहती है कि मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ पड़ना चाहिए। साथ ही सवाल भी पूछ लेती हैं कि राम नाम जपने वालों ने 5 साल में राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। सवाल यह है कि सियासत का स्तर इतना क्यों गिरता चला जा रहा है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में अब सीधे बयानों की जंग शुरू हो गई है। बात करेंगे इसी पे, राजनीति के स्तर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। मंगालिए मां सरस्वती के पूजा कोरा होए, बांग्लार मानुष गुरुदेव के सम्मान करे। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने दीदी को ललकारा तो दीदी भी सामने आ गईं। नरेंद्र मोदी যখন বাংলাদেশে বলে মমতা ব্যানার্জি প্রভাবাজ, তখন শুনে আমার মনে হয় দ্বিঘাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। জানে কিছু কি করেছি না করেছি আমরা। নরেন্দ্র মোदी আসছে বাংলায় বলছে মমতা ব্যানার্জি নাকি বাংলায় ममता जी आप लोगों को दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। কি মা বলে দুর্গা পূজা হয় না বাংলায়? হয় কি হয় না? বলে মা বলে একটু জোরে বলুন। হয়। অনেক প্রাইম মিনিস্টার দেখেছি আমরা, এত মিথ্যে কথা বলা প্রাইম মিনিস্টারকে দেখলে বাচ্চারা ভুল শিখবে। पीएम के दुर्गा पूजा और श्रीराम वाले बयान पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त पलटवार किया। कह दिया कि हम तो सबकी पूजा करते हैं, लेकिन खुद को राम भक्त कहने वालों ने मंदिर क्यों नहीं बनाया। তুমি বিজেপির বাবুরা 5 বছরে তুমি একটা রাম মন্দির বানাতে পেরেছো? তুমি তো জয় শ্রীরাম স্লোগান দাও, একটা রাম মন্দির বানাতে পেরেছো? নির্বাচন আসলে রামচন্দ্র তোমার পার্টির ইলেকশন এজেন্ট হয়ে যায় বুঝি? নির্বাচন আসলে তখন বলবে রামচন্দ্র আমার পার্টির ইলেকশন এজেন্ট, বলো জয় শ্রীরাম, সবাইকে জোর করবে। কেন? আমি রাম ঠাকুর ঠিক আছে, রাম মা দুর্গার পুজো করেছিল, আমাদের যা সম্মান জানানো আমি জানি। दीदी को यह गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सोमवार को पश्चिम बंगाल के तामलुक में पीएम मोदी ने दीदी पर करारा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी के राज में लोगों को जय श्री राम बोलने की आजादी तक नहीं है। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। साथियों, दीदी के इसी रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल में लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने में पूरी आजादी के साथ अपने व्रत, अपने पर्व, अपने त्योहार मना पाने में डगर डगर पर दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 34 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सीपीएम और बीजेपी सिर्फ 2-2 सीटें ही जीत पाई थी। पिछली बार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी। दीदी जहां इस बार अपना किला बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी यूपी में महागठबंधन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई बंगाल से करना चाहती है। चुनावी महाभारत में कौन जीतता है, ये नतीजों के दिन ही साफ होगा। तो इधर ममता मोदी पर पलटवार कर रही हैं, उधर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि दुर्योधन का अहंकार उसे ले डूबा था। वहीं संजय निरुपम ने तो मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली। क्या कुछ कहा इन दोनों ने, ये भी सुन लीजिए। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए, तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे,
हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, और जिस तरीके से मोदी जी के इशारे पे यहाँ पर मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो नो होल्ड्स बार्ड वाली इस राजनीति में, ईंट का जवाब देने वाली, पत्थर से देने वाली इस राजनीति में आखिरकार आम जनता के मुद्दे क्यों खोते चले जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ रेणु भाटिया बीजेपी का पक्ष रखेंगी, जुगल अरोड़ा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस समर्थक हैं, अजय राय टीएमसी लीडर हैं, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सतीश कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुषमा स्वराज ने बशीर बद्र का शेर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। मुझे ये बताइए अजय राय, जिस तरह से गुंडा बाबू से लेकर दंगा बाबू तक तमाम तरह के अपशब्दों का प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी इस्तेमाल कर चुकी हैं, वो गुंजाइश पूरी तरह से खत्म कर दी है। ये शर्मनाक बात नहीं है कि देश के पीएम और एक राज्य के सीएम में एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है? शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री जी ये भूल चुके हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है। वो एक कुर्सी है जो सिर्फ एक पार्टी की अध्यक्षता की नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण को अगर आप बंगाल में सुने तो हमेशा ही लोगों के बीच में एक झगड़ा, एक वायलेंस लाने की बातें करते हैं। आज जो उनका फ्रीक्वेंट विजिट है बंगाल में, उनको पता है कि देश में वो किसी जगह अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हर जगह वो हार रहे हैं। उसी तरह बंगाल में भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उनकी कोशिश और उनकी भाषा इतनी गलत है जो आम लोगों को इस इलेक्शन में भी आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से हमले किए गए, इनफैक्ट हमारे कैंडिडेट्स को मारे गए। अजय राय, क्या ममता बनर्जी की भाषा ठीक है जब वो तमाचा जड़ने की बात करती हैं? देखिए, अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को, आप अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी को ना समझकर आप भी ऐसी बात बोल जाएं तो आपको जवाब सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है रेणु भाटिया, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन लॉ है। अगर आप लोग आग में घी डालने का काम करेंगे तो जवाबी क्रॉस फायर के लिए तैयार रहिए आप लोग। रेणु भाटिया, फिर राजनीति के स्तर पर चर्चा करना बेमानी हो जाता है। ठीक है रेणु भाटिया, प्लीज कम इन। आंचल, हम लोग उस राजनीति में घी डाल रहे हैं जो देश के हित में बात करने की होती है, न कि उस राजनीति की जैसी कि ममता जी ने कहा। अभी अजय जी बोल रहे थे कि आप जैसा बोलेंगे वैसा आपको जवाब मिलेगा। मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिनका आपको गरिमा का प्रधानमंत्री अगर वैसा बिल्कुल जिसकी गरिमा का आपको सोच नहीं है, उसको आप इस तरह की बातें करें? क्या यही पॉलिटिक्स है? इतना गिर गया आपका स्तर, या आप समझने लग गई है कि ये पहले किस तरह से कम्युनिस्ट के साथ इस तरह की अव्यवहार और दूषित भाषा बोलती थी, वही प्रधानमंत्री के साथ बोलेंगी? मुझे ऐसे लगता है इनको समझना होगा कि ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करें या सुने। ये देश के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व में अपना परचम फैलाया। और वो चर्चा का विषय नहीं है रेणु भाटिया। मुझे ये बताइए कि खुद कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्ते भेजती हैं ममता दीदी, मेरे लिए रसगुल्ले भेजती हैं। रसगुल्ले खाने के बाद, कुर्ते पहनने के बाद प्रधानमंत्री ममता दीदी को अगर स्पीड ब्रेकर बुलाते हैं और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, ये कह रहे हैं अजय राय। प्रधानमंत्री जी ने अगर इनको स्पीड ब्रेकर कहा तो उसके पीछे आप रीजन देखिए। काम पूरा स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। अगर केंद्र से इतना धन जा रहा है, केंद्र से इतनी स्कीम्स जा रही हैं, तो ममता जी वहां के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे रही और एक पर्टिकुलर तबके के साथ क्यों काम करने की सिर्फ सोचती हैं? तो प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश का सोचेंगे, पूरे राज्य का सोचेंगे, ना कि इनके कहे हुए कुछ लोगों का। इसीलिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर कहा और उन्होंने स्पीड ब्रेकर जो शब्द का इस्तेमाल किया उसको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास में क्या ये लड़ाई। रेणु भाटिया कह रही हैं अजय राय कि ये पूरी तरह से जो लड़ाई है वो पॉलिटिकल है। स्पीड ब्रेकर इसलिए कहा ममता दीदी को क्योंकि वो हर काम में अरोड़ा लटकाती हैं और जनता की मदद नहीं करती। और ये तो प्रूव भी हो गया अजय राय, ये तो प्रूव भी हो गया कि अगर प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं फोनी की जानकारी लेने के लिए, साइक्लोन की जानकारी लेने के लिए,
ममता दीदी फोन लाइन पर नहीं आती है, वो कहती है नया प्रधानमंत्री बनेगा तो उनसे बात करूंगी। ये कहाँ का रवैया हुआ? प्रधानमंत्री जी का उसमें कोई फायदा था या देश का फायदा था? और ऐसे जनता पिस रही है आप दोनों की लड़ाई में। एक मिनट अजय क्विकली, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास जाए। ऑफिशियल कॉल होता है, ऑफिशियल वेज होते हैं कॉल करने के। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने रिप्लाई नहीं दिया, इससे पहले रिप्लाई नहीं दिया। जब भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आते हैं, रिसीव करने जाती है ममता बनर्जी, हर जगह पहुंचती है उनके लिए, लेकिन रिसीव कहाँ करने जाती है? हमें चाला हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती ममता दीदी। किसी को तो वो छोड़ नहीं रही है बंगाल में। उन्होंने योगी जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने और काम नहीं करने दिए। कहाँ रिसीव करने जाती है? किए जा रहे हैं। यदि ऐसे मूवमेंट कर कौन रहा है? अगर हमारी सरकार है, हम ये गारंटी लेते हैं कि 42 में 42 सीटें हमें मिलेंगी, तो दंगा कौन करना चाहेगा? आप करना चाहेंगे जो बार बार बंगाल में आना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब आपका लोकतंत्र ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आपका लोकतंत्र और ईवीएम पर भरोसा है तो शांत बैठिए ना। पंचायत चुनाव से लेकर हर जगह पर अगर 5 फेजेज में हिंसा का दौर हो रहा है। एक मिनट रेणु जी, और पैनलिस्ट को जोड़ना है। एस.के. दत्ता जी प्लीज कम इन। साफ तौर पर दोनों पार्टियों का आपने दोनों पार्टियों को ही सुना। कहीं ना कहीं न सिर्फ ये इनकी समस्या है, बल्कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम राजनीतिक दल हो, ओवरऑल आम जनता के मुद्दों को ये सब पार्टियां भूल गई हैं। रोजगार की बात नहीं होगी, किसान के संकट की बात नहीं होगी, लेकिन चर्चा होगी तो वो ट्रिपल टी, तोलाबाज, तृणमूल, टैक्स, ये सब बोलेंगे और उसके बाद दीदी जवाब देंगे कि लोकतंत्र का थप्पड़ पड़ना चाहिए। अजय जी, जब आपका समय आए तो आप बोलिएगा और मैं जब कहूं तो बीच में टोकिएगा मत जी। दत्ता शायद आपको मधुर नहीं लगेगा जो सारी बातें जो मैं कहने वाला हूं। मैं उसी प्रदेश से आता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि बंगाल में क्या हो रहा है। सुनने का क्षमता रखिए, आप सुनने का क्षमता रखिए, पहले सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए आप। हाँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि दीदी आज के डेट में चौलबेना हो चुकी है। पहले सीपीएम कांग्रेस चोलबेना, उसके बाद सीपीएम चोलबेना, बीजेपी चोलबेना। आज बंगाल की जनता दीदी को चोलबेना कर रही है। आपातकालीन स्थिति है बंगाल में। जिस तरह से रक्तपात मचा हुआ है वहां पे, मां की जगह मां माटी मानुष लेके आई थी ना दीदी। मां तो तिलांजलि हो गया है, मां का तिलांजलि हो चुका है, माटी में लथपथ हो चुका है जनता की खून। और जहां मनुष्य की बात है, मनुष्य को चलिए इस दौर में कोई माफी मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है चौकीदार चोर है, यानी कि मिसकोट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जिसके चलते ये उनके गले में फांस फंस गई। मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद हलफनामा दाखिल कर उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। और चर्चा में लौटते हैं, अपने बयानों के लिए शर्मिंदगी ना उठाए जाए और उसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि तोल मोल के बोल, जो नेताओं को समझ में नहीं आती है। रेणु भाटिया, एस.के. दत्ता और अजय राय ने अपना पक्ष रखा था ब्रेक पर जाने से पहले। जुगल अरोड़ा जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये है राहुल गांधी की राजनीति की? वो ट्वीट करके कहते हैं आई सेंड यू लॉट्स ऑफ हग्स प्रधानमंत्री को, मैं प्यार की राजनीति करता हूं। प्यार की राजनीति करते हैं तो दुर्योधन से तुलना कर देती है प्रियंका गांधी। आज संजय निरुपम, जो कि पूरी तरह से कांग्रेस की अनगाइडेड मिसाइल है, वो कहते हैं औरंगजेब के अवतार है प्रधानमंत्री। तो ये कहीं से प्यार छलकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जुगल अरोड़ा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से फ्रेम फ्री। ठीक है, मुझे लगता है कोई दिक्कत है तकनीकी, उनके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन सतीश कुमार सिंह जी, ये प्यार की जो राजनीति हो रही है, ये नया स्वरूप 2019 के चुनावों में जो देखा जा रहा है, आम जनता इसे क्या समझे कि नेताओं के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, कोई मतलब के मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये सड़क की गाली गलौज करनी ही है तो फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात कर रही हैं आंचल जी। पहले भी होता था, लेकिन इस बार अंतर ये दिखाई दे रहा है कि शीर्ष के जो बड़े नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके द्वारा इस तरह के बयानबाजी से चुनाव का स्तर निश्चित रूप से नीचे गिरा है। शीर्ष के नेताओं को आप परिभाषित करें कृपया करके। नहीं, सारे बड़े नेता सारे, और इसमें मैं फिर भी चाहती हूं आप आम जनता के लिए परिभाषित करें। अब देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से टीएमसी के मंच से अगर उनका साइको एनालिसिस किया जाए उनके शब्दों का, तो बेसिकली वो थप्पड़ मारने की बात कर रही है। बाद में उन्होंने लोकतंत्र को जोड़ दिया
चुनाव से जोड़ दिया। तो जो एंगर उनके भाषा में दिखाई दे रहा है, उनकी बातों में दिखाई दे रहा है, वो इस बात को इंगित करता है कि भैया आप डिक्टेटोरियल अप्रोच के साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री हो और उस रूप में वो काम कर रही हैं। उनके कई ऐसे कारोबार हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पीड ब्रेकर, वो बिल्कुल बात वो सही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने सीबीआई को वहां पर अपने काम करने से रोक दिया। उसके अलावा उन पर जो मूवी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के बावजूद भी उस मूवी पर रोक लगा दी गई। तो कई ऐसे कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है। मुझे पता है मनीष भाई को मैं किसी और पॉइंट पे एक जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अजय रे एक क्विक रिबटल आप देना चाहते हैं सतीश कुमार सिंह के स्पीड ब्रेकर का काम करेंगी तो स्पीड ब्रेकर कहलाएंगी ममता दीदी। 2012 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 चीफ मिनिस्टर को लेकर बांग्लादेश गए थे तो ममता बनर्जी ने हाथ खड़ा कर दिया था। तो सारे संवैधानिक अधिकारों बंगाल के लोगों को शांति देने की कोशिश की है, जो प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं और वो यहाँ आकर संतरास की राजनीति करते हैं, लोगों में संतरास डालते हैं। ममता बनर्जी का नाम किसी स्कैम में नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम स्कैम्स में आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने अरे ये शारदा नारदा की बात होती है क्या है भैया? और रोज वैली क्या है? रोज वैली क्या है भैया? प्रधानमंत्री के सारे प्रकल्प फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कल राजीव गांधी के बारे में बोल बैठे, सारे उद्योग धंधे आपके बंद हो गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं पिछले 2011 से लेकर 19 के बीच में। ठीक है, मुझे लगता है ये जनरल चर्चा को भटकाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है एक बेसिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मनीष भाई मुझे बताइए, नर्सरी का बच्चा होता है, अगर उसके मुंह से कुछ निकल रहा होता है हम उसको सिखाते हैं माइंड योर लैंग्वेज। ये नेताओं को माइंड योर लैंग्वेज कौन सिखाएगा? अगर हम सभी पर मान रहे हैं और 4 पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चारों के चारों ये मान रहे हैं कि 2019 अनप्रेसिडेंटेड है भाषा के स्तर में चुनाव के अंदर नीचे गिरने के लिए, तो क्या ईसी क्लीन चिट देने के लिए बैठा हुआ है? देखिए, इसमें आंचल मुझे ये लगता है कि इस बार के जो चुनाव है 2019 के, सबसे निंदनीय, घृणित और निचले स्तर पर पहुंच गया हमारा चुनाव। और हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या प्रचार के दौरान चुनावी राजनीति में घृणा और नफरत वाकई जरूरी है क्या? निजता की हत्या, चरित्र का हनन, सार्वजनिक तौर पर छवि को कालिक पोतने का काम ये जो सियासी दल के नेता कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को अपना डंडा चलाना चाहिए। चुनाव आयोग की पोटली की ताकत कहां रसातल पर है ये कोई नहीं जान पा रहा, और जो भी शिकायत कर रहा है उसको क्लीन चिट मिल जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल हो, चाहे फिर इसमें आप संजय निरुपम लें, तेजस्वी यादव लें, जितने नाम आप गिना दो, प्रियंका लें, कहीं शास्त्र आ जा रहे हैं, कहीं दुर्योधन आ जा रहे हैं, कहीं दुशासन आ रहे हैं, मुझे ऐसा आ जा रहा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी आ जा रही है। आंचल मैं हैरान हूं, मैंने भी 6 लोकसभा चुनाव पत्रकार की हैसियत से कवर किए हैं, लेकिन इतने घृणित, इतने निंदनीय और इतने निचले स्तर पर बोली जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है कि आप अपने स्वार्थ को किस तरह से सामने लाकर सामने वाले को कितना नीचा दिखा सकते हैं, वो इन चुनावों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब मैं ये कहूं, जैसी राजा वैसी प्रजा, बड़ा नेता कह रहा है, छोटा कार्यकर्ता और नेता उसको आगे बढ़ा रहा है। इससे ज्यादा मुझे इन चुनावों में और कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रिकल डाउन थ्योरी है रेणु भाटी, ट्रिकल डाउन थ्योरी है। और यहां पर आपसे सवाल बनता है, प्रधानमंत्री 2014 के बाद से जब भी रैलियों में जाते थे, जितने भी राज्य के चुनाव हुए हैं, हमेशा कहते थे डबल इंजन ग्रोथ चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी का अब फेडरल स्ट्रक्चर में भरोसा नहीं है कि आप लोग के जितने जो सीएम्स हैं जो नॉन बीजेपी पार्टी से, यू सिंपली कैन नॉट गेट अलोंग विद देम, आप उनके साथ चल ही नहीं सकते हैं, और यही दिक्कत हो रही है कि आप जाकर अपशब्द करते हैं और उधर से बैकफायर होता है। आंचल, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री 24 में से 20 घंटे देश को देना चाहता है, देश के भविष्य को देना चाहता है, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहता है, उसके साथ जुड़ने के लिए कुछ लोग एक हो जाते हैं और उनका एक ही नारा बन जाता है, उनका एक ही उद्देश्य बन जाता है कि मोदी हटाओ।
मोदी जी कहते हैं आतंक हटाओ, मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये लोग सब केवल इसलिए जुड़ते हैं, केवल इसलिए लेकिन रेखा जी, सामने वाले को नीचे गिरा के आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सामने वाले को नीचा दिखाकर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी नहीं, मोदी जी ने कभी इस नीयत और नीति से काम नहीं किया। मोदी जी ने हमेशा सबको साथ लेकर आगे विकास करने की बात की है। आप देखिए, आप इस बात को एडमिट करेंगे मेरे साथ कि पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ खड़ा है, उनके ओपिनियन के साथ खड़ा है और चाहता है कि जिस तरह से मोदी जी अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर आए हैं, जिस तरह बताइए, विपक्षी दल कोई भी या विपक्षी दल कह लीजिए या नेता है, कोई भी उनके साथ खड़ा हो क्यों नहीं नजर आता? विपक्ष वर्ड होने की बात वो कह रहे हैं। आंचल वही बात है ना, जिस दिन ये विपक्षी दल विपक्ष वर्ड खत्म कर देंगे देश के हित में, ये भला ही कितनी भी अलग मानसिकता, वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष को कभी हो ही नहीं सकता। जहां वो कह रहे हैं कि आप लोग विपक्षी दल को खत्म करेंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। देश के आप कांग्रेस मुक्त भारत की अगर बात करेंगे, आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे, विपक्ष मुक्त भारत की बात करेंगे, हम कांग्रेस तो फिर नतीजा यही होगा। करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने देश को गिराने का काम किया है, जनता को नीचा दिखाने का काम किया है। रेणु जी, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि एक सक्षम प्रतिपक्ष जरूरी है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सक्षम प्रतिपक्ष होना जरूरी है। तो अब ये बात कि कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त, अब ये नहीं चलेगी। नैरेटिव बदल गया है और 2014 के मोदी और 2019 के मोदी, ये मोदी बनाम मोदी है। देखिए, मोदी जी तो इस बात को खुद एक्सेप्ट करते हैं कि विपक्ष होना चाहिए और एक अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ताकि अंदर से कुछ और भावनाएं निकल के आए, देश के हित के लिए कुछ काम निकल कर आए, तो होना चाहिए। परंतु इतना गिर जाए, अभी हम आंचल आप बात कर रहे थे स्पीड ब्रेकर्स की, इसी को तो स्पीड ब्रेकर्स कहते हैं कि जब एक महान व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री अगर देश को बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं चलाते हैं, जैसे आयुष्मान योजना कलकत्ता बंगाल में चलने की बात थी, उसको ममता जी ने रोका। इससे स्पीड ब्रेकर अजय राय, मुझे ये बताइए, बुरी बात को स्पीड ब्रेकर नहीं। अजय राय प्रधानमंत्री ओडिशा का हवाई सर्वे करने के लिए गए, फोनी साइक्लोन का जायजा लेने के लिए। नवीन पटनायक ने उन्होंने को एयरपोर्ट में रिसीव किया, प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने नवीन पटनायक की तारीफ की, नवीन पटनायक की दुनिया भर में भी तारीफ हुई, हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स की तारीफ हुई, चर्चा हुई, आर्थिक मदद दी गई, कोऑर्डिनेशन दिखा। अब यही बात कही जा रही है बीजेपी के बारे में कि वो बंगाल और उड़ीसा से, अगर पॉलिटिकली भी मान लिया जाए, वो बंगाल और उड़ीसा से यूपी की सीटों का खामियाजा की भरपाई करनी चाहती है। लेकिन उड़ीसा के अंदर भी कम से कम बेसिक कमराडरी तो दिखी दोनों दलों में। ये बंगाल में क्यों लैकिंग है? ममता दीदी का भी प्रॉब्लम है। नहीं आंचल जी, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं आपके साथ। ये ममता बनर्जी का प्रॉब्लम नहीं। आप अभी तरक्की की बात कर रहे थे, हम नरेंद्र मोदी जी के प्रकल्पों की तरक्की की बात कर रहे थे। आप देखिए मुद्दा क्या है इस इलेक्शन का, मैं उस बात पे आऊंगा। इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री ये मुद्दा लेकर नहीं आए कि नौकरी कहां गई, ये मुद्दा लेकर नहीं आए कि डिमोनेटाइजेशन किस वजह से हुआ। प्रधानमंत्री मुद्दा लेकर आए कि 40 दिन पहले पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनको लेकर मुझे वोट दीजिए, वो हमारे सैनिक है, या फिर सैनिक की राजनीति की जा रही है। अजय राय जी, वो कोई भी राजनीति करे, सवाल मेरा फोनी पे है, जवाब आप कहीं और का दे रहे हैं, पर्चा का है, अपना इसके लिए आंसर नहीं देगा, टू द पॉइंट कभी भी नहीं बोलेंगे, ये यहाँ वहाँ बात को घुमाएंगे। मैंने सिर्फ ये बोला, नवीन पटनायक और मोदी जी के बीच में एक बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप दिखी, जबकि वो धुर विरोधी है। रिसर्जेंस के लिए बीजेपी ओडिशा का रुख कर रही है, इसके बावजूद वो नजर आया। बंगाल में समस्या है। एनीवेज, हमारे साथ जुगल अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। पहले माफ कीजिएगा, एक मिनट, जुगल अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। उनसे ये सवाल बनता है क्योंकि पहले उनसे पूछा था। जुगल जी, अगर आपको आवाज आ रही है, मुझे खास तौर से राहुल गांधी के ट्वीट्स पर पूछना है आपसे। राहुल गांधी ट्वीट करके लॉट्स ऑफ हग्स टू पीएम भेजते हैं, कहते हैं मैं प्यार की राजनीति करता हूं। उनकी बहन प्रियंका गांधी दुर्योधन से प्रधानमंत्री की तुलना कर देती हैं। संजय निरुपम औरंगजेब का अवतार बता देते। तो आपके प्यार की परिभाषा क्या यही है? देखिए, पहले तो मैं आपसे बताऊंगा, आज 5 साल में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हर कोई भी बयान दे देता है। आप अछूते नहीं है जुगल जी, कोई खो चुका है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी हमेशा विकास की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 साल के लिए इनसे विकास के बारे में पूछा, आपने देश में क्या विकास किया है? आप मुद्दों पे राजनीति करिए, आप देश की
आप देश की भावनाओं से राजनीति करना चाह रहे हैं। आपसे पूछा जाता है जनता की समस्याओं के बारे में बताएं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताएं। और जो पूरी की पूरी कॉरिडोर बना ली जा रही है काशी में, उससे इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया, धर्म से मुद्दे को जोड़ दिया। तो ये कौन सी प्यार की राजनीति हो रही है, कौन सी विकास की राजनीति हो रही है? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, आप संजय निरूपम जी की बात मैं नहीं रखूंगा, मैं इस समय विकास की बात करूंगा। आज मोदी जी के किसी भी भाषण में विकास का नारा नहीं है। आज आप देखिए, इनके मैनिफेस्टो में विकास की बात नहीं है। विकास 2000 निरूपम जी की मैं बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, मैं विकास के बारे में बात करना चाहता हूं। आज देश विकास चाहता है। युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों की बात करी मोदी जी ने, वो नौकरियां कहां गई? आज आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, व्यापारी लोग परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप खुद सोचिए, देश के प्रधानमंत्री देश में कुछ किसान जुगल जी, आप हमारी पहली बहस के साथ न्याय करिए। सोच रहे आनंद फानन में जुगल जी, हमारी पहली बहस के साथ न्याय करिए। सवाल का जवाब दीजिए। आप वो सवाल का जवाब दीजिए जो मेरी सहयोगी आंचल ने आपसे पूछा है। बिल्कुल उनकी ऐसी ही राजनीति चल रही है, दुर्योधन वाली ही राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझना चाह रहे, किसी पार्टी को कुछ नहीं समझ रहे। मोदी जी को समझना चाहिए, आज ये देश की जनता मोदी जी को देख रही है, लोकतंत्र को मुद्दा है। आज देश जब मोदी जी को चुन के आया है, मोदी जी को देश के बारे में ही सोचना चाहिए। आम भलाई के लिए कोई भी मोदी जी कदम नहीं उठा रहे। यहाँ पर वो कह रहे हैं, को अगर संजय निरूपम ने कहा है आप शुरू करते हैं तो उनको आगे की लड़ाई करनी पड़ती है। देखिए आंचल, आपको वो विकास की राजनीति आप नहीं कर रहे। लोकसभा का वो दिन याद है? आप लोगों ने सबने दिखाया और हमने खूब डिबेट्स की थी उस दिन, जिस दिन राहुल गांधी जी आप देखिए, 1 मिनट अरोड़ा जी, आप 2 मिनट आप नीरव मोदी लाखों रुपया लेके जा रहा है। अच्छा ठीक है जुगल जी, अभी 1 मिनट पर्चा रहने दीजिए जो पढ़ रहे हैं आप, रुक जाइए 2 मिनट। रेणु भाटिया, आपको सबको वो दिन याद होगा जिस दिन राहुल गांधी जी लोकसभा में उठकर गए और इन्होंने मोदी जी को हक किया। उसी दुर्योधन को हक किया, जिसको हक किया बहन उनको दुर्योधन कहती है। और फिर आके आपने वो कई बार ट्विंकल किया उस सीन को, जब राहुल गांधी जी हक करने के बाद आते हैं और फिर आंख मारते हैं। अच्छा, तो स्मृति ईरानी जो ये कह रही थी राहुल गांधी के हाथ खून से सने हुए हैं, वो क्या था? वो क्या था? स्मृति ईरानी ने जो 2 दिन पहले बयान दिया जब अमेठी में चुनाव, हाँ बिल्कुल, जो हाथ खून से सने हो, बिल्कुल फैक्ट है वो बात। वो फैक्ट कैसे? आपने एफआईआर दर्ज कराई है, वो फैक्ट कैसे है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, जिस बच्चे की, उसका परिवार आयुष्मान का कार्ड लेके वहां पर पहुंचा हॉस्पिटल में कि मेरे पास ये 5 लाख बीमे का कार्ड है, हमारे बच्चे का इलाज किया जाए। उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये कह के कि ये तो मोदी की योजना वाला कार्ड है। तो उस बच्चे की वहां मृत्यु हो गई तो हत्यारा कौन होगा? ये कह के कि ये तो मोदी की योजना वाला कार्ड है, तो उस बच्चे की वहां मृत्यु हो गई तो हत्यारा कौन होगा? अच्छा एक चीज बता दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, एक चीज बता दीजिए, संजय निरूपम ने गलत बयान दिया, संजय निरूपम ने गलत बयान दिया, औरंगजेब का अवतार बताया प्रधानमंत्री को। योगी आदित्यनाथ ने जो कांग्रेसी को बाबर की औलाद बताया था वो भी गलत बताया। अगर औरंगजेब की औलाद, अगर औरंगजेब का अवतार बताया तो बाबर की औलाद भी जब बताया योगी जी ने, आपने मैं आपसे कहना चाहता हूँ, योगी जी ने बाबर की औलाद इसलिए कहा कि योगी जी ने कहा एक बार लोकसभा में मैं उनसे मिला था, देखिए जो ये रामपुर वाले जो चुनाव लड़े हैं इनसे मिला और इनको योगी जी ने पूछा कि कुछ निकल जाए, पूछा आप सबूत कैसे भी जस्टिफाई आप योगी जी का, आप योगी जी का दूसरे कोई बात करें, आप योगी जी का बयान दीजिए, तो उसमें समस्या है। आप योगी जी का बयान दिखा दीजिए बेशक, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैंने लोकसभा में इनसे यहाँ दिल्ली के रहने वाले जानते हैं, तो उन्होंने जानते हैं कि कहा जाता है कि हद कर दी, हमारे नेताओं ने हद कर दी इस बात, बल्कि पंजाबी ने हद कर दी, यानी हदों को तोड़ते हुए बयानबाजी बहुत आगे जा चुकी है। ऐसे बयान होते हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं पाते। आप सब लोग पहली बहस में